नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डेडिकेशन हब के करंट अफेयर्स के इस सेशन में। तो आज हम डिस्कस करेंगे सितंबर माह के बेस्ट और सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, और साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और आज की इस वीडियो में हम 25 बेस्ट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स के साथ 100 प्लस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जानेंगे। और आपको ये सारे आंसर्स और ये सारे फैक्ट्स इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना है। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट भी रखा गया है, जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो बेस्ट रिजल्ट और बेस्ट आउटकम के लिए इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, आज का पहला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस द्वारा ऋषिकेश से लंदन तक के सफर के लिए अतुल्य यात्रा किसके प्रयासों से संचालित की जाएगी? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंडी पहलवान लाभांशु शर्मा के नाम है लाभांशु शर्मा। तो देखिए, भारत के प्रसिद्ध पहलवान ऋषिकेश निवासी लाभांशु शर्मा द्वारा ऋषिकेश से लंदन तक के लिए बस यात्रा का संचालन किया जा रहा है। अब देखिए, 21,000 किलोमीटर की यह लंबी बस यात्रा जून 2021 में संचालित होगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बस यात्रा का नाम है अतुल्य यात्रा। कब संचालित की जाएगी? जून 2021 में। किसके द्वारा? लाभांशु शर्मा के द्वारा संचालित की जाएगी। अब देखिए, अतुल्य यात्रा नाम से जल्द शुरू होने वाले इस बस संचालन में मात्र 20 जने यानी 20 लोग ही एक बार में सफर का लाभ उठा पाएंगे। तो एक बार में कितने लोग जा सकते हैं? 20 लोग जा सकते हैं। और देखिए, बस के माध्यम से भारत से लंदन तक के सफर का अवसर पहली बार आया है। तो पहली बार क्या है? बस के माध्यम से सफर किया जा रहा है। कहां से कहां तक? भारत से लंदन तक। ऋषिकेश से लंदन तक करीब 75 दिनों के इस सफर में बस 20 देश से होते हुए लंदन पहुंचेगी। तो कितने देशों से होते हुए पहुंचेगी? 20 देशों से होते हुए पहुंचेगी। अब देखिए, लाभांशु शर्मा द्वारा उत्तराखंड की संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह यात्रा शुरू की जाएगी। बस योग नगरी ऋषिकेश से रफ्तार भरेगी और इम्फाल से होते हुए म्यांमार में प्रवेश करेगी। इसके बाद थाईलैंड, लाओस, चीन, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान पहुंचेगी। अंतिम दौर में बस यूरोप में प्रवेश करते हुए रूस, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस होते हुए फिर इंग्लैंड पहुंचेगी। और देखिए, लाभांशु शर्मा इससे पहले भी सड़क मार्ग से 32 देशों की शांति यात्रा कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अतुल्य यात्रा जो कि कहां से कहां तक होगी? ऋषिकेश से लंदन तक होगी। किसके माध्यम से? बस के माध्यम से। इस यात्रा को कौन संचालित कर रहा है? उत्तराखंडी पहलवान जो कि ऋषिकेश निवासी है। क्या नाम है? लाभांशु शर्मा। और देखिए, यात्रा कब संचालित की जाएगी? जून 2021 में संचालित की जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य के नमामि गंगे से जुड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का किसके द्वारा व कब उद्घाटन किया गया? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 29 सितंबर को राज्य के नमामि गंगे से जुड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया। कब? 29 सितंबर को। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। अब देखिए, राज्य में 152 एमएलडी का मतलब हुआ मिलियन लीटर्स पर डे। इतनी क्षमता के क्या? 9 एसटीपी का मतलब हुआ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। यानी राज्य में क्या? 152 एमएलडी के 9 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का प्रधानमंत्री जी के हाथों क्या है? ऑनलाइन उद्घाटन हुआ है। अब देखिए, राज्य में एसटीपी प्लांट के साथ ही चंडीगढ़ जो कहां पर आपका हरिद्वार में एक म्यूजियम का भी उद्घाटन किया गया। राज्य में हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, चमोली जिले में भी योजनाओं का उद्घाटन हुआ है। और देखिए, राज्य में जगजीतपुर, हरिद्वार में 66 एमएलडी, 27 एमएलडी के 2 प्लांट हैं। हरिद्वार में ही सराय में 18 एमएलडी का एक और बड़ा प्लांट है। अब देखिए, मुनिकृति में 5 एमएलडी, ऋषिकेश चंद्रेश्वर नगर में 7.5 एमएलडी, लकड़घाट ऋषिकेश में 26 एमएलडी, बद्रीनाथ पुल के पास चमोली में 1 एमएलडी का प्लांट तैयार किया गया है। अब देखिए, श्री बद्रीनाथ मंदिर के पास 10 केएलडी का एसटीपी तैयार किया गया है। 9 प्रोजेक्ट पर, ये जो टोटल 9 प्रोजेक्ट हैं, इन पर 520.65 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट है, योजनाओं का उद्घाटन कब किया गया? 29 सितंबर को किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और देखिए, खर्च कितना होगा? 520.65 करोड़। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जान लीजिए। उदयराज सिंह ये क्या है? परियोजना निदेशक है नमामि गंगे के। नेक्स्ट है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के महानिदेशक कौन है? राजीव रंजन मिश्रा। और देखिए, मुख्य सचिव कौन है उत्तराखंड के? ओम प्रकाश जी। और यहाँ पर क्वेश्चन था कि हाल ही में जो उत्तराखंड में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है, इनका उद्घाटन किसके द्वारा व कब किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया 29 सितंबर को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, तीसरा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा के एक दिन के मानसून सत्र
की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब है उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान के द्वारा उत्तराखंड के मानसून सत्र की अध्यक्षता की गई। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राज्य विधानसभा के 20 वर्ष के इतिहास में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 20 वर्ष के इतिहास में यह पहला मौका था जब अध्यक्ष ने सत्र की अध्यक्षता नहीं की और उनके स्थान पर उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कमान संभाली। अब देखिए मानसून सत्र कब हुआ? 23 सितंबर को। कितने दिन का हुआ? 1 दिन का। कारण क्या था? देखिए मानसून सत्र से ठीक पहले विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय सहित कुछ अन्य विधायकों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने की वजह से सत्र को 1 दिन के लिए सीमित करने का निर्णय लिया गया। अभी के सत्र में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत 42 विधायक विधानसभा में मौजूद रहे। वैसे टोटल कितने? 71। और कितने मौजूद रहे? 42 विधायक विधानसभा में मौजूद रहे और क्या है, 14 अन्य ने वर्चुअल तरीके से भाग लिया। इस दौरान 18 विधेयक पारित हुए। और यहाँ पर क्वेश्चन था कि विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इस वर्ष का जो मानसून सत्र है किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई? तो किसके द्वारा? उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान के द्वारा, और 20 वर्ष में यह पहला मौका था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड में बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री बोर्ड में कितने पुजारी शामिल होंगे? तो इसका सही जवाब है 5। तो देखिए उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड में पुजारियों या वंशागत पुजारियों का प्रतिनिधित्व करने को बद्री केदार यमुनोत्री गंगोत्री बोर्ड में 3 के बजाय अब 5 पुजारी शामिल होंगे। और देखिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि बोर्ड में अब 3 के बजाय 5 ख्याति प्राप्त पुरोहितों को राज्य सरकार नामित करेगी। तो कौन नामित करेगा? राज्य सरकार। 3 के बजाय कितने हो गए? अब 5 हो गए। अब देखिए विधानसभा में प्रस्तुत चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड संशोधन विधेयक में ये नई व्यवस्था की गई है। और देखिए बोर्ड में भारत सरकार के किसी मंत्रालय से 2 विशेष आमंत्रित अफसर भी शामिल होंगे, जो कि किस स्तर के होंगे? संयुक्त सचिव स्तर के होंगे। उन्हें भी नामित किया जाएगा। और देखिए इस बोर्ड में और क्या है? पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि रानीहाट चौरास और टिहरी गढ़वाल में श्री राजराजेश्वरी देवी मंदिर को भी इस बोर्ड में शामिल किया गया है। और यहाँ पर क्वेश्चन था कि बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री बोर्ड में कितने पुजारी शामिल होंगे? तो कितने होंगे? 5 पुजारी शामिल होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पांचवा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो देखिए उत्तराखंड का 9वां स्थान है। अब स्टार्टअप रैंकिंग क्या होती है, किस आधार पर राज्यों का चयन किया जाता है, इस पर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब देखिए उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको आप कहते हैं DPIIT, इनके द्वारा 11 सितंबर को स्टार्टअप के लिए बेहतर माहौल बनाने को लेकर स्टार्टअप रैंकिंग 2019 जारी की है। अब देखिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2019 की स्टार्टअप रैंक जारी की है, जिसमें उत्तराखंड इमर्जिंग श्रेणी से एस्पायरिंग श्रेणी में आ गया है। यहाँ स्टार्टअप को 30% तक मौका मिलता है। तो देखिए 2018 में उत्तराखंड का नाम किस में था? इमर्जिंग श्रेणी में। और 2019 में किस में आया? एस्पायरिंग श्रेणी में उत्तराखंड का नाम आया। और एस्पायरिंग श्रेणी में उत्तराखंड का कौन सा नंबर है? 9वां स्थान है। तो देखिए उत्तराखंड ने इस बार स्टार्टअप रैंकिंग में सुधार किया है। रैंकिंग में उत्तराखंड का 9वां स्थान है। स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तराखंड से आगे 8 राज्य है। वर्ष 2018 की रैंकिंग में उत्तराखंड का स्थान इमर्जिंग यानी उभरते श्रेणी में था, जो रैंकिंग की सबसे निचली श्रेणी थी। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और हिमाचल इससे पीछे हैं। वर्ष 2019 की रैंकिंग में उत्तराखंड ने एस्पायरिंग यानी आकांक्षित श्रेणी में स्थान प्राप्त किया है। इस श्रेणी में उत्तराखंड, हरियाणा, नागालैंड, पंजाब, तेलंगाना शामिल है। अब देखिए स्टार्टअप की बेस्ट परफॉर्मिंग श्रेणी, तो देखिए 4 श्रेणी होती है। एक होती है बेस्ट परफॉर्मिंग श्रेणी, इसमें क्या है? रैंकिंग में गुजरात व केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार को जगह मिली है। और एक श्रेणी है टॉप परफॉर्मिंग श्रेणी, इसमें किसका स्थान है? कर्नाटक और केरल का स्थान है। और उत्तराखंड का किस श्रेणी में स्थान है? एस्पायरिंग श्रेणी में स्थान है। और कौन सा स्थान मिला है? 9वां स्थान मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए छठवां और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी साक्षरता आंकड़ों में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए यहाँ पर गलत हो गया, इसने होता तीसरा। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। तो देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी साक्षरता आंकड़ों में उत्तराखंड 87.6% साक्षरता दर के साथ तीसरे स्थान पर है। तो कितने प्रतिशत के साथ? 87.6% के साथ। और देखिए सर्वे में देश भर के 8,097 गांवों से 64,519 घरों और शहरों में 6,188 ब्लॉक के 49,238 घरों के 7 वर्ष व उससे अधिक आयु के लोगों को शामिल किया गया। अब देखिए साक्षरता में क्या है? केरल
96.2% साक्षरता दर के साथ इस बार भी सूची में अव्वल है। राजधानी दिल्ली 88.7% के साथ दूसरे पायदान पर है। और यहाँ पर क्वेश्चन था कि उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो उत्तराखंड 87.6% साक्षरता दर के साथ तीसरे स्थान पर है। तो पहले पर है केरल, दूसरे पर है दिल्ली और तीसरे पर है उत्तराखंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 7वां और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश में 124 सालों बाद दुर्लभ प्रजाति का फूल लिप्रिस पैगमाई कहां देखने को मिला है? तो इसका सही जवाब है चमोली। तो देखिए उत्तराखंड के चमोली जिले में पहली बार ऑर्किड प्रजाति का, तो इंपॉर्टेंट है किस प्रजाति का, ऑर्किड प्रजाति का दुर्लभ फूल लिप्रिस पैगमाई पाया गया है। कितने सालों बाद? 124 सालों बाद। और देखिए चमोली जिले में स्थित सप्तकुंड ट्रैक क्षेत्र में फूल के खिलने की पुष्टि हुई है और यह फूल 3800 मीटर की ऊंचाई में खिलता है। और देखिए दुर्लभ प्रजाति का यह फूल जून महीने में 5 सेंटीमीटर तक खिलता है और यह पहली बार पश्चिमी हिमालय में खिला है। और इससे पहले यह फूल सिक्किम में 1892 और 1877 और फिर बाद में पश्चिम बंगाल में 1896 में देखा गया था। और 124 साल बाद कहां देखा गया? उत्तराखंड के चमोली में। अब देखिए फूलों की करीब 1250 प्रजातियों में से 250 प्रजाति उत्तराखंड के 3100 से 3900 मीटर की उच्च हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। अब देखिए लिप्रिस पैगमाई की करीब 320 प्रजातियां हैं, जिनमें से करीब 48 प्रजातियां देश में हैं। 48 प्रजातियों में से 10 प्रजातियां पश्चिमी हिमालय में मिली हैं। अब देखिए वन अनुसंधान केंद्र के रिसर्च फेलो मनोज सिंह और रेंजर हरीश नेगी की इस खोज को फ्रांस के प्रतिष्ठित जर्नल रिकॉर्डियाना में भी प्रकाशित किया गया है। यह पहली बार है कि इस तरह का फूल उत्तराखंड में मिला है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि उत्तराखंड में 124 सालों बाद लिप्रिस पैगमाई कहां देखने को मिला है? तो कहां मिला है? चमोली में देखने को मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 8वां क्वेश्चन है, मौसम के पूर्वानुमान को जानने के लिए हाल ही में किस स्थान पर डॉपलर रडार लगाने का निर्णय लिया गया? तो इसका सही जवाब है लैंसडाउन। और देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्य में लैंसडाउन के अलावा टिहरी जिले के सुरकंडा और नैनीताल के मुक्तेश्वर में भी डॉपलर रडार की स्थापना की जा रही है। और हाल ही में कहां पर लगाने का निर्णय लिया गया? लैंसडाउन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 9वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहला सरकारी होम स्टे किस नाम से शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब है बाकली। तो देखिए चमोली गोपेश्वर में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की पहल पर जिले में पहला सरकारी होम स्टे बाकली नाम से शुरू हुआ है। और देखिए बाकली का मतलब क्या होता है? बाकली एक लंबी कतार में पहाड़ी शैली में बने घर होते हैं और इसी नाम से क्या है, उत्तराखंड में क्या है, पहला सरकारी होम स्टे शुरू किया गया। कहां पर? चमोली में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री कार्यालय में अंडर सेक्रेटरी के पद पर नई जिम्मेदारी मिली है? तो इसका सही जवाब है मंगेश घिल्डियाल जी को। और देखिए टिहरी के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल जी को 4 साल के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में अंडर सेक्रेटरी के पद पर नई जिम्मेदारी मिली है। देखिए जिस समय इनका चयन प्रधानमंत्री कार्यालय में अंडर सेक्रेटरी के पद पर हुआ उस समय टिहरी के जिलाधिकारी थे। और वर्तमान में टिहरी की जिलाधिकारी कौन है? इनके बाद कौन बनी? ईवा श्रीवास्तव। कौन? ईवा श्रीवास्तव। और देखिए मंगेश घिल्डियाल जी 2012 के आईएएस अफसर हैं। रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी रहते हुए केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में इनकी सक्रिय भूमिका रही। मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस रघुराज राजेंद्रन को पीएमओ में डायरेक्टर, आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस आम्रपाली कटा को डेप्यूटी सेक्रेटरी और उत्तराखंड के टिहरी के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल जी को अंडर सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया। अब देखिए फेम इंडिया मैगजीन द्वारा हाल ही में मंगेश घिल्डियाल जी को 50 असरदार ब्यूरोक्रेट्स की सूची में शामिल किया गया था। और देखिए मंगेश घिल्डियाल जी को फेम इंडिया मैगजीन में प्रेरक जिलाधिकारी की श्रेणी में सबसे लोकप्रिय जिलाधिकारी चुना गया था। और यहाँ पर क्वेश्चन था कि हाल ही में उत्तराखंड के किस जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री कार्यालय में अंडर सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई? तो किसे दी गई? जो टिहरी के जिलाधिकारी थे, कौन? मंगेश घिल्डियाल जी, इन्हें यह जिम्मेदारी दी गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 11वां प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत घौर की पहचान 9 को 9 कार्यक्रम का शुभारंभ किस जनपद से किया गया? तो इसका सही जवाब है पौड़ी। तो देखिए पौड़ी में क्या हुआ, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस कार्यक्रम यानी घौर की पहचान 9 को 9 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और देखिए इस कार्यक्रम के तहत जनपद पौड़ी में अब घरों के आगे नेम प्लेट बेटियों के नाम की होगी। और डॉक्टर धन सिंह रावत ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत विकासखंड खिरसू के बुदेसू गांव को गोद लिया है। और यहाँ पर क्वेश्चन था कि घौर की पहचान 9 को 9 कार्यक्रम का शुभारंभ किस जनपद से किया गया? तो कहां से? पौड़ी से किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 12वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैस्को संस्था के संस्थापक कौन है? इसका सही जवाब है अनिल प्रकाश जोशी जी।
तो देखिए हैस्को के संस्थापक निदेशक पद्म भूषण अनिल प्रकाश जोशी जी ने 9 सितंबर को दिल्ली में आयोजित हिमालय दिवस में प्रतिभाग किया। हिमालय दिवस इस वर्ष 9 सितंबर को दिल्ली में आयोजित किया गया। अब इसकी थीम क्या थी? कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालय एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अब बात करते हैं अनिल प्रकाश जोशी जी के बारे में। इनका जन्म 6 अप्रैल 1955 को कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। वर्ष 2006 में इन्हें पद्मश्री और 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हैस्को का पूरा नाम क्या है? हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए डॉक्टर जोशी को 1976 में प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति मिली, लेकिन मन में हिमालय और पहाड़ की चिंता की वजह से 1979 में उन्होंने एक संगठन बनाकर इस दिशा में कार्य करने की ठानी। और देखिए 1983 में कुछ प्राध्यापकों व विद्यार्थियों को साथ लेकर हैस्को की स्थापना की गई। तब वो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार में प्राध्यापक थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन था हैस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा? अनिल प्रकाश जोशी जी के द्वारा। कब की गई? 1983 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 13वां प्रश्न है हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 9 सितंबर। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए कि 9 सितंबर को प्रतिवर्ष हिमालय दिवस मनाया जाता है। हिमालय दिवस को मनाने की शुरुआत उत्तराखंड से हुई। 2013 की केदारनाथ आपदा ने पूरे विश्व का ध्यान उत्तराखंड की ओर खींचा। 2014 में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाने की आधिकारिक घोषणा की। उस समय पक्ष विपक्ष ने एक साथ इस घोषणा का स्वागत किया था। हालांकि इससे पूर्व 2010 में सुंदरलाल बोगड़ा, राधा बहन और अनिल प्रकाश जोशी जी ने इनके संयुक्त प्रयासों से क्या हुआ? हिमालय दिवस का आयोजन हुआ था। और देखिए 2019 में हिमालय राज्यों का कॉन्क्लेव मसूरी में हुआ और 11 हिमालय राज्य एक मंच पर आए। और पहला हिमालय राज्य कौन सा है? असम। और आजादी से पहले किस एक राज्य को हिमालय राज्य घोषित किया गया था? असम को। अब देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस कॉन्क्लेव में मुख्य रूप से शामिल हुई थी। यह एक तरह से हिमालय राज्यों के सरोकारों को केंद्र की ओर से चिन्हित करने की कोशिश भी मानी गई। इस वर्ष हिमालय दिवस का आयोजन दिल्ली में हुआ। इस वेबिनार में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अपनी किताब संसद में हिमालय उपराष्ट्रपति महोदय को भेंट की थी। तो इनकी किताब कौन सी है? संसद में हिमालय। और यहाँ पर क्वेश्चन था कि हिमालय दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? तो कब किया जाता है? 9 सितंबर को आयोजित किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 14वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 10 सितंबर 1887। जन्म स्थान क्या है? ग्राम खूंट, जनपद अल्मोड़ा। अब देखिए इनके दो उपनाम थे, हिमालय पुत्र और गोविंद वल्लभ महाराष्ट्र। इनके जो मित्र थे इन्हें प्यार से गोविंद वल्लभ महाराष्ट्र कहा करते थे। और इन्हें हिमालय पुत्र की जो उपाधि है वो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। और 1903 में इनके द्वारा हैप्पी क्लब की स्थापना की गई। अब देखिए 1914 में हिंदी के प्रचार हेतु काशी नगरी प्रचारणी सभा की एक शाखा के रूप में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। कब? 1914 में। 1916 में कुमाऊं परिषद के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? 1916 में। इसके कितने अधिवेशन हुए थे? 6 अधिवेशन हुए थे। अब देखिए 1927 में स्वराज्य पार्टी की टिकट पर नैनीताल जिले से संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। 1927 में संयुक्त प्रांत की कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू व पंत जी ने लखनऊ में आंदोलन किया। और देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी। कब बने? 1946 में। और वह दिसंबर 1954 तक इस पद पर रहे और 10 जनवरी 1955 को केंद्रीय कैबिनेट में गृह मंत्री के रूप में सम्मिलित हुए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि वह गृह मंत्री कब बने? 10 जनवरी 1955। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 26 जनवरी 1957 को पंत जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और उत्तराखंड के पहले व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया वो कौन है? पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी। और आखिरी फैक्ट है कि इनका जो निधन है वो कब हुआ था? 7 मार्च 1961 को पक्षाघात के कारण। और यहाँ पर क्वेश्चन था कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 10 सितंबर 1887। 9 सितंबर हिमालय दिवस, 10 सितंबर गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 15वां प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला प्लाज्मा बैंक कहां बना? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहां बना? हल्द्वानी में। तो देखिए कुमाऊं के सबसे बड़े हॉस्पिटल सुशीला तिवारी कोविड अस्पताल में उत्तराखंड का पहला प्लाज्मा बैंक बनाने का नैनीताल के डीएम ने आदेश दिया था। नैनीताल प्रदेश का पहला जिला होगा जहां प्लाज्मा बैंक होगा। अब प्लाज्मा थेरेपी क्या है? प्लाज्मा वही दे सकता है जिसके शरीर में पहले कोरोना का संक्रमण हुआ है। संक्रमित मरीज के ठीक होने के बाद उसके शरीर में एंटीबॉडी यानी कोरोना से लड़ने वाले तत्व पैदा होते हैं जो उसके खून में प्लाज्मा के रूप में घुले रहते हैं। कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए इन्हीं ठीक हो चुके लोगों के खून से प्लाज्मा लिया जाता है जिससे पीड़ित भी स्वस्थ हो जाता है। और उत्तराखंड का प्लाज्मा बैंक यानी पहला प्लाज्मा बैंक कहां बना? हल्द्वानी में। और अगर जिला पूछेगा तो कहां बना? नैनीताल में बना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए 16वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस साहित्यकार को शब्दनिष्ठा सम्मान 2020 के लिए चुना गया? तो इसका सही जवाब है महावीर रमाल्टा। तो देखिए पुरुला उत्तरकाशी क्षेत्र के प्रख्यात साहित्यकार एवं रंगकर्मी महावीर रमाल्टा को पुस्तक समीक्षा के लिए अजमेर राजस्थान के प्रतिष्ठित शब्दनिष्ठा सम्मान 2020 के लिए चुना गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तरकाशी जिले के सरनौल गाँव में हुआ था। और देखिए विभिन्न विधाओं में सृजन करते हुए अब तक 36 पुस्तकें हिंदी साहित्य जगत को दे चुके हैं। उनकी कहानी खुली आंखों में सपने, ननकू नहीं रहा पर आधारित नाटकों का मंचन भी किया जा चुका है। और देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महावीर रमाल्टा को रवाल्टी भाषा के पहले कविता संग्रह गैणी अमार सुइन को सामने लाने का श्रेय भी जाता है। और देखिए शब्दनिष्ठा के संयोजक अखिलेश पलारिया ने बताया कि अखिल भारतीय स्तर पर पुस्तक समीक्षा प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसमें देश भर के 36 समीक्षकों का चयन किया गया है, जिसमें उत्तरकाशी के प्रख्यात साहित्यकार एवं समीक्षक महावीर रमाल्टा भी शामिल है। और यहाँ पर क्वेश्चन था कि शब्दनिष्ठा सम्मान 2020 के लिए किसका चयन उत्तराखंड से किया गया? तो किसका किया गया? महावीर रमाल्टा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 17वां प्रश्न है, देश भर के पर्यटकों को लुभाने के लिए पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना किस राज्य द्वारा लागू की गई? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। तो देखिए इसके तहत पर्यटकों को कम से कम 3 दिन की बुकिंग करानी जरूरी होगी। इसके बाद उन्हें 1000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 3000 रुपए या होटल के रूम के कुल किराए का 25% में जो भी न्यूनतम होगा उतनी राशि का कूपन दिया जाएगा। और देखिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2001 और 2015 को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था। और यहाँ पर क्वेश्चन था, पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना किस राज्य के द्वारा लागू की गई? तो किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 18वां प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में याक की संख्या बढ़ाने के लिए 24 लाख की लागत से बाड़ा शेल्टर कहां बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है चमोली। तो देखिए चमोली जिला प्रशासन ने नीति घाटी में पशुपालन विभाग के संरक्षण में रखे गए याकों की संख्या बढ़ाने की योजना तैयार की है। इसके लिए घाटी के लाता गांव में याक रखने के लिए BADP यानी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान के तहत 24 लाख की लागत से एक बाड़ा और एक शेल्टर तैयार किया जाएगा, जिससे यहाँ याकों का प्रजनन हो सके। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान तिब्बत की ओर से याक का एक समूह भारतीय सीमा क्षेत्र में पहुंच गया था। तब से चमोली जिले का पशुपालन विभाग इन याकों की देखरेख करता है। मौजूदा समय में घाटी में 9 याक हैं। शीतकाल में ये सुराई थोटा और ग्रीष्मकाल में द्रोणागिरी गांव के उच्च हिमालय क्षेत्र में रहते हैं। उत्तराखंड में चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में 67 याक हैं। याक हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाने वाला पशु है। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 15 से 20 दिन तक याक बर्फ खाकर भी जीवित रह सकता है, इसलिए इसे हिमालय का ऊंट भी कहा जाता है। तो याक को क्या कहा जाता है? हिमालय का ऊंट कहा जाता है। और 24 लाख की लागत से बाड़ा यानी शेल्टर कहां तैयार किया जा रहा है? चमोली जिले में तैयार किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 19वां प्रश्न है, गढ़वाल विश्वविद्यालय का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? तो इसका सही जवाब है मनीष रावत। तो देखिए ओलंपियन मनीष रावत को HNB केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मनीष रावत ने रियो ओलंपिक में वॉक रेस में 13वां स्थान प्राप्त किया। वह उत्तराखंड पुलिस के जवान है। तो देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो मनीष रावत किससे संबंधित है? वॉक रेस से संबंधित है और वह मूल रूप से चमोली जिले के गोपेश्वर से हैं। मनीष रावत ने 2012 में ऑल इंडिया पुलिस चैंपियनशिप और एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 20 किलोमीटर वॉक रेस में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और इन्हें हाल ही में क्या है? गढ़वाल विश्वविद्यालय का, देखिए खेल दिवस के मौके पर इन्हें क्या है? गढ़वाल विश्वविद्यालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 20वां प्रश्न है, हर ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय बनाने की योजना की शुरुआत किस राज्य से की जाएगी? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। तो देखिए केंद्र सरकार उत्तराखंड में सभी 95 ब्लॉकों में केंद्रीय विद्यालय खोलने पर सहमत है। और यहाँ पर क्वेश्चन था कि हर ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना की शुरुआत किस राज्य से की जाएगी? तो कहां से? उत्तराखंड से। अब देखिए 21वां प्रश्न है, किस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो किसके? प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा। और हाल ही में इनका क्या हुआ? निधन हुआ। अब देखिए वर्ष 2016 में केंद्रीय कैबिनेट की 26 मार्च की सिफारिश के बाद 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड राज्य में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के हस्ताक्षर से ही पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। अब देखिए राष्ट्रपति शासन क्या होता है? तो देखिए राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत जारी की जाने वाली उद्घोषणा को आम बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। अब देखिए उत्तराखंड में वर्ष 2016 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तीसरी विधानसभा के लिए 30 जनवरी 2012 को मतदान हुए थे। कांग्रेस के गोविंद सिंह कुंजवाल को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। बहुमत के आधार पर 13 मार्च 2012 को
कांग्रेस सांसद विजय बोगड़ा राज्य के 7वें मुख्यमंत्री बने थे और 31 जनवरी 2014 को श्री विजय बोगड़ा के इस्तीफा देने के बाद 1 फरवरी 2014 से श्री हरीश रावत राज्य के 8वें मुख्यमंत्री बने थे और 27 मार्च वेरी इंपॉर्टेंट है, 27 मार्च से 11 मई 2016 तक राज्य में 46 दिन का राष्ट्रपति शासन रहा। उसके बाद न्यायालय में मामला गया और 12 मई 2016 को रावत फिर से मुख्यमंत्री बने थे। अब देखिए प्रणब मुखर्जी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए मां गंगा के प्रति उनकी वैधास्था थी। मां गंगा की रक्षा की शपथ लेने वाले प्रणब मुखर्जी देश के पहले राष्ट्रपति थे, तो इंपॉर्टेंट है। और प्रणब मुखर्जी जी के बाद रामनाथ कोविंद ने भी गंगा रक्षा की शपथ ली है। और देखिए प्रणब मुखर्जी ने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ और निधन इंपॉर्टेंट है 31 अगस्त 2020 को प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया था। और लास्ट फैक्ट है कि 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न यानी भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यहाँ पर क्वेश्चन था कि किस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो किसके? प्रणब मुखर्जी जी के हस्ताक्षर के बाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 22वां प्रश्न है, बास्केटबॉल पुरुष वर्ग में किसे 19 साल बाद अर्जुन अवार्ड मिला? तो इसका सही जवाब है विशेष भृगुवंशी। तो देखिए देहरादून के ओएनजीसी में काम करने वाले विशेष भृगुवंशी को बास्केटबॉल पुरुष वर्ग में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब देखिए विशेष यहाँ पे भृगुवंशी होना था। विशेष भृगुवंशी ने लगभग 45 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 200 से ज्यादा मैच खेले हैं और उनकी टीम को 10 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक हासिल हुए हैं। 19 साल से किसी भी पुरुष बास्केटबॉल खिलाड़ी को मंत्रालय ने यह पुरस्कार नहीं दिया था। विशेष भृगुवंशी ने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम की कप्तानी की है, जिसमें हाल ही में भारतीय बास्केटबॉल टीम ने साउथ एशियन गेम्स में 2019 में स्वर्ण पदक जीता। वह साल 2006 से अभी तक भारतीय बास्केटबॉल टीम के सदस्य हैं। 2008 में बास्केटबॉल विदाउट बॉर्डर्स में एशिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी उनके नाम है। और देखिए विशेष भृगुवंशी पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिनका चयन ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रीय बास्केटबॉल लीग के लिए भी हो चुका है। और यहाँ पर क्वेश्चन था कि 19 साल बाद बास्केटबॉल में किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे? विशेष भृगुवंशी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 23वां प्रश्न है, प्रदेश की पहली ऑर्गेनिक मंडी कहां खुलने जा रही है? तो इसका सही जवाब है हल्द्वानी। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली ऑर्गेनिक मंडी कहां खुलने जा रही है? हल्द्वानी में। तो देखिए उत्तराखंड के ऑर्गेनिक उत्पादों को बाजार दिलाने के लिए सरकार ऑर्गेनिक मंडी और ऑर्गेनिक स्टोर खोलने जा रही है। और देखिए कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के मुताबिक हल्द्वानी में ऑर्गेनिक मंडी खोली जाएगी, जहां से पहाड़ के ऑर्गेनिक उत्पादों को बाजार मिल सकेगा। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड सरकार में कृषि मंत्री कौन है? सुबोध उनियाल जी। अब देखिए बात करते हैं हल्द्वानी के बारे में। तो देखिए 16वीं सदी में चंद राजा रूपचंद के समय गोला नदी तट पर वर्तमान हल्द्वानी वाले स्थान पर बस्तियां बनना शुरू हुई थी और आज यह राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। और क्वेश्चन था कि प्रदेश की पहली ऑर्गेनिक मंडी कहां खुलने जा रही है? तो कहां पर? हल्द्वानी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 24वां और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में किस चंद शासक का 424 साल पुराना ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है रुद्रचंद। तो देखिए अल्मोड़ा में रुद्रचंद का 424 साल पुराना ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। अल्मोड़ा जिले के तिखोने पट्टी के अंतर्गत छाना गांव में एक व्यक्ति के पास 424 साल पुराना दुर्लभ ताम्रपत्र मिला है। यह ताम्रपत्र तत्कालीन चंद शासक रुद्रचंद ने छाना गांव के तिवारी परिवार के एक पूर्वज को दिया था। इसमें 3 वीसी भूमि यानी लगभग 450 नाली दान करने का आदेश दिया गया था। भूमिदान के ताम्रपत्र में राज परिवार के लखीचंद, राजा रुद्रचंद के पुत्र लक्ष्मणचंद सहित 16 लोगों को गवाह बनाया गया था। अब देखिए यहाँ पर बात की गई रुद्रचंद की, तो देखिए रुद्रचंद अकबर का समकालीन चंद राजा था। तो इंपॉर्टेंट है कि अकबर का समकालीन चंद राजा कौन था? रुद्रचंद। और देखिए तराई पर अधिकार कर वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना इसने की थी। तो रुद्रपुर की स्थापना किसने करी? रुद्रचंद ने। और यहाँ पर क्वेश्चन था कि अल्मोड़ा में किस चंद शासक का 424 साल पुराना ताम्रपत्र मिला है? तो किसका? राजा रुद्रचंद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 25वां प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट है, डोलापाल की आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो कौन थे? जयनंद भारती। तो देखिए जयनंद भारती का जन्म पौड़ी जनपद के अरकंडाई गांव के शिल्पकार परिवार में 17 अक्टूबर 1881 को हुआ था। और देखिए निधन कब हुआ? 71 वर्ष की आयु में 9 सितंबर 1952 को। तो कब हुआ? सितंबर माह में। कब? 9 सितंबर 1952 को। अब देखिए जयनंद भारती समाज में व्याप्त अंधविश्वास एवं बुराइयों से बहुत दुखी थे। 30 वर्ष की अवस्था में आर्य समाज की पुस्तक कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। इसने छुआछूत के प्रति उनकी आंखें खोल दी। उन्होंने आर्य समाज की दीक्षा ली और इसके बाद उनका नाम जयनंद आर्य पथिक हो गया। तो कई बार पूछा भी जाता है कि पथिक के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे? जयनंद भारती को। अब देखिए बात करें डोलापाल के आंदोलन की, तो सामाजिक चेतना की कड़ी में डोलापाल के आंदोलन का श्रेय
जयनंद भारती को जाता है। यह वह आंदोलन था जिसमें शिल्पकारों के दूल्हे दुल्हनों को डोला पालकी में बैठने नहीं दिया जाता था। लगभग 20 वर्षों तक चलने वाले इस आंदोलन के समाधान के लिए उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया, जिसका निर्णय शिल्पकारों के पक्ष में हुआ। अब बात करते हैं जयनंद भारती का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 28 अगस्त 1930 को उन्होंने राजकीय विद्यालय जयरीखाल, कहां पर, राजकीय विद्यालय जयरीखाल की इमारत पर तिरंगा झंडा फहराकर ब्रिटिश शासन के विरोध में भाषण देकर छात्रों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया। और 30 अगस्त 1930 को लैंसडाउन न्यायालय द्वारा इन्हें 3 माह का कठोर कारावास दिया गया। और धारा 144 का उल्लंघन करते हुए जब उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध दुगड्डा में जनसभा की तो इन्हें 6 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। तो इस प्रकार से यह क्या था, इनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान था। और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक पौड़ी कांड। तो देखिए ऐतिहासिक पौड़ी कांड कब घटित हुआ, यह भी इंपॉर्टेंट है, कब, सितंबर माह में, लेकिन कब, 6 सितंबर 1932 को। याद कर लीजिए कब, 6 सितंबर 1932 को। अब यह ऐतिहासिक पौड़ी कांड क्या था, जयनंद भारती ने विलियम मैल्कम हैली की उपस्थिति में तिरंगा फहराया एवं मैल्कम हैली गो बैक और भारत माता की जय के नारे लगाए। इसी घटना को ऐतिहासिक पौड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। कब हुआ, 6 सितंबर 1932 को। और इसे पौड़ी पराक्रम दिवस के रूप में भी जाना जाता है, यानी पौड़ी पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन था डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो कौन थे, जयनंद भारती। तो दोस्तों ये थे सर्वश्रेष्ठ 25 प्रश्न। और अब शॉर्ट क्विक रिवीजन के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर देख लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो देखिए पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पर्यटन विभाग की ओर से उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तर का पक्षी संग्रहालय यानी बर्ड म्यूजियम तैयार किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है कहां पर, रुद्रप्रयाग में। भारत में मिलने वाली 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियों में से 300 से अधिक रुद्रप्रयाग जनपद में मिलती है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के पहले भूगर्भ शास्त्री, इंपॉर्टेंट है क्या, पहले भूगर्भ शास्त्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित जिनका हाल ही में निधन हुआ, तो कौन है, प्रोफेसर खड़ग सिंह बालदिया। 2007 में पद्मश्री और 2015 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि ब्लॉक की क्विली गांव की मूल निवासी तानिया IPL 2020 में एंकरिंग कर रही है। तो इंपॉर्टेंट है रुद्रप्रयाग जिले की तानिया क्या कर रही हैं, IPL 2020 में एंकरिंग कर रही हैं। नेक्स्ट है मार्च से लेकर जुलाई महीने तक उत्तराखंड को GST कलेक्शन में करीब 2900 करोड़ का नुकसान हुआ है। साल 2019 के मार्च से जुलाई तक के आंकड़ों से तुलना की जाए तो यह नुकसान 42.2% है। तो कितने का नुकसान हुआ, 2900 करोड़ का। नेक्स्ट है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने हाल ही में अपने आवास में फिल्म कुतुब मीनार, कौन सी, कुतुब मीनार का मुहूर्त शॉट दिया था। नेक्स्ट है कुमाऊं विश्वविद्यालय की योग विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर नवीन भट्ट को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब ने देहरादून में योग, सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया। तो किसे किया गया, डॉक्टर नवीन भट्ट को। अब देखिए नेक्स्ट है और इंपॉर्टेंट है, डोबरा चांटी उद्घाटन के लिए तैयार है। डोबरा चांटी देश का सबसे लंबा हैंगिंग मोटर पुल है। तो डोबरा चांटी कहां पर है, टिहरी जिले में है और यह देश का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटर व्हीकल सस्पेंशन ब्रिज है। इस पुल के बनने से टिहरी के प्रतापनगर क्षेत्र के लोगों का 100 किलोमीटर का सफर कम होगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, उत्तरकाशी गारना क्षेत्र स्थित ठांडी गांव में पारंपरिक भेड़ों का मेला यानी भैरों को तमाशों का आयोजन किया गया। ठंड आने के साथ ही बुग्यालों से भेड़ बकरी पालकों के गांव लौटने के उपलक्ष्य में यह मेला आयोजित किया जाता है। कौन सा, भेड़ों का मेला। अब देखिए सरकार में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य सलाहकार एवं अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्ञान सिंह नेगी, क्या नाम है, ज्ञान सिंह नेगी का निधन हुआ। वे आपातकाल के दौरान 18 माह तक जेल भी रहे थे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिला और ब्लॉक स्तर पर संस्कृत ग्राम विकसित करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड संस्कृत अकादमी अब उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है भूस्खलन के बीच 2018 में उत्तरकाशी के तत्कालीन DM व SP की जान बचाने पर वीरता के लिए SI विनोद थपलियाल एवं कांस्टेबल कमलेश सिंह को केंद्र सरकार की ओर से जीवन रक्षक पदक के लिए चुना गया व 1-1 लाख रुपए का पारितोषिक दिया गया। किस किस को, SI विनोद थपलियाल एवं कांस्टेबल कमलेश सिंह को। अब देखिए नेक्स्ट है नैनी देवी उत्सव कहां मनाया जाता है, तो कहां पर, चमोली में। यह उत्सव हर साल 3 साल में पूर्णमासी के दिन भव्य रूप से मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार नैनी देवी का मायका खत्याड़ी गांव है और ससुराल कंडारा गांव में है। खत्याड़ी से नैनी देवी की डोली लाटू देवता की अगुवाई में अपने ससुराल कंडारा जाती है। तो कहां मनाया जाता है, ये चमोली में। अब देखिए नेक्स्ट है 400 करोड़ की लागत से केदारपुरी की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम का पुनर्निर्माण होगा। तो किसकी तर्ज पर, केदारपुरी की तर्ज पर। मास्टर प्लान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रिव्यू कर फाइनल करेंगे। नेक्स्ट है शेष नेत्र झील बद्रीनाथ धाम में नारायण पर्वत की तलहटी में स्थित है। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम का भी कायापलट होना है। इसमें शेष नेत्र झील का सौंदर्यीकरण भी शामिल है। तो इंपॉर्टेंट है शेष नेत्र झील कहाँ है, आपकी बद्रीनाथ धाम में नारायण पर्वत की तलहटी में स्थित है। अब देखिए जो सितंबर माह है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो देखिए पहला है हिमालय दिवस कब मनाया जाता है, 9 सितंबर को। ऐतिहासिक पौड़ी कांड कब हुआ, 6 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट है जयनंद भारती का निधन कब हुआ,
अरकंडाई में 71 वर्ष की आयु में 9 सितंबर 1952 को। तो देखिए 9 सितंबर को हिमालय दिवस भी मनाया जाता है और ऐसे भी याद कर लीजिए कि 9 सितंबर को क्या हुआ था, जनन भारती का निधन हुआ था। और देखिए 10 सितंबर को क्या हुआ, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म हुआ था। कब? 10 सितंबर 1887 को। नेक्स्ट है अन्न जन योजना के तहत पहला जनहित सेंटर कहाँ खोला गया? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है 424 साल पुराना दुर्लभ ताम्रपत्र तत्कालीन राजा रुद्रचंद का मिला है कहाँ पर? छाना गांव अल्मोड़ा। तो देखिए 424 साल पुराना जो दुर्लभ ताम्रपत्र किसका है? राजा रुद्रचंद का। कहाँ मिला? छाना गांव अल्मोड़ा। नेक्स्ट है प्रदेश का पहला हॉर्टी टूरिज्म सेंटर बनेगा कहाँ पर? बड़ाबे गांव पिथौरागढ़। नेक्स्ट है प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक बनेगा नैनीताल में। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में उत्तराखंड का स्थान कौन से स्थान पर है? 11वें नंबर पर क्या उत्तराखंड का नाम है। नेक्स्ट है साक्षरता के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा। पहले में केरल, दूसरे में दिल्ली और तीसरे में उत्तराखंड 87.6% के साथ तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है संस्कृत अकादमी का नाम अब होगा उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम। नेक्स्ट है उत्तराखंड का पहला थैलेस गार्डन बनाया जाएगा कहाँ पर? मुंशियारी पिथौरागढ़ में। और नेक्स्ट है महंगाई के मामले में देश में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? 5वां। दर कितनी यहाँ पर? 7.93%। नेक्स्ट है उत्तराखंड का पहला और देश का चौथा जन औषधि केंद्र खोला जाएगा कहाँ पर? सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी में। नेक्स्ट है हिंदी विभूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया डॉक्टर शशि जोशी को। नेक्स्ट है SS जीना यानी शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के प्रथम कुल सचिव बने कौन? डॉक्टर विपिन जोशी। नेक्स्ट है गंगा संरक्षण एवं जैव विविधता को प्रदर्शित करने वाला गंगा संग्रहालय बनाया जाएगा कहाँ पर? हरिद्वार में। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और लास्ट है तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित होंगी कौन? डॉक्टर वसुंधरा उपाध्याय। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब लास्ट में आपके लिए छोटा सा टेस्ट रखा गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा है ऐतिहासिक पौड़ीकांड कब घटित हुआ? तीसरा है जनन भारती का निधन कब हुआ? और नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ? तो आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों ये था सितंबर माह का कंप्लीट करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और आपको कोई सुझाव या शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप साइनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।